Hello and welcome students. Today I'm here with another very important topic which is going concern. But before starting the video, I'd like to say something that if you guys have any question related to the topic or related to the video, or you want me to do a video lecture or on any other topic, please do let me know in the comment section. I will make sure to reply you all. Thank you. Okay, so let's start. What is going concern? The question is that what is going concern? Going concern होता क्या है? Basically going concern is a concept. ये एक assumption है, हम assume करते हैं. Basically इसको हम assumption भी कह सकते हैं, इसको हम prediction भी कह सकते हैं, जो कि हम एक future को predict करते हैं. किसी भी बिजनेस के फ्यूचर को जब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये जो बिज़नेस है ये चलेगा या नहीं चलेगा, उसको हम गोइंग कंसर्न कहते हैं. ठीक है. अब जो हमने फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है लास्ट टू वर्ड्स फोरसीएबल फ्यूचर्स. फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब ये है कि हम जितना फ्यूचर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो हमें नज़र आ रहा है. अब एक बिज़नेस का फ्यूचर हम कितने अरसे के लिए या कितने टाइम पीरियड के लिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कितना पीरियड हम अज्यूम करेंगे जिसको हम फ्यूचर कहेंगे और फिर हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे. सो दैट टाइम पीरियड इज़ ऑलवेज 12 मंथ्स. गोइंग कंसर्न का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम किसी भी कंपनी, किसी भी बिज़नेस का फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं. और कितने टाइम का प्रिडिक्ट करते हैं? फॉर 12 मंथ्स. के अगले 12 महीनों में कंपनी या बिज़नेस जो है उसके साथ क्या होगा, वो चलेगी या बंद हो जाएगी या व्हाटएवर, क्या होगा उसके साथ. तो दिस इज़ नॉन एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. अच्छा, वैसे तो नॉर्मली ये रूल है कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो लिमिटेड कंपनीज़ की, जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, उनकी जो बिजनेसेस हैं, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न होगा. ये स्टैंडर्ड में लिखा जा चुका है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न की बेसिस पर बनेंगी. बट व्हाट इफ़ अगर कंपनीज़ गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनाती, अगर वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर कंपनीज़ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रही, तो फिर किस बेसिस पर बना रही हैं? सो द अदर बेसिस आर ब्रेकअप बेसिस. उसको हम नाम देते हैं ब्रेकअप बेसिस का, कि ये गोइंग कंसर्न पे नहीं बन रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न पे नहीं है, तो ये किस कॉन्सेप्ट पे है? ये ब्रेकअप पे है. अब उसका रीज़न क्या हो सकता है? रीजंस उसके बेसिकली मेन जो हैं वो 3 हो सकते हैं. नंबर 1 इज़ लिक्विडेशन. लिक्विडेशन मतलब कि कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है. तो जब लिक्विडेट होने जा रही है तो ऑब्वियसली उसका कोई फ्यूचर नहीं है. वो ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि उसका फ्यूचर नहीं है. वो नेक्स्ट 12 मंथ्स में या नेक्स्ट 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में वो कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है, तो हम उसको गोइंग कंसर्न पे नहीं बना सकते. उसके बाद सीज ट्रेड, कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, वो हम ट्रेड ही बंद करने लगे हैं. तो दैट्स द ऑब्वियस रीज़न हम गोइंग कंसर्न पे नहीं बना सकते. या फिर गोइंग कंसर्न या फिर ब्रेकअप बेसिस के अलावा और कोई ऑल्टरनेट नहीं है आपके पास. ठीक है. तो ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न की बेसिस पर नहीं बनती तो फिर वो ब्रेकअप बेसिस पर बनती हैं. और ब्रेकअप बेसिस पे बनाने के जो रीज़न्स होते हैं वो ये 3 हमने मेंशन किए हैं, विच इज़ लिक्विडेशन, सीज ट्रेड एंड the last one is no other alternate. Okay, now अब कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनाई. इट्स ओके. अब जब उसने नहीं बनाई तो उसने बनाई है ब्रेकअप बेसिस पर. अब ब्रेकअप बेसिस पर जब बना ली हैं तो अब उसने क्या क्या काम करना है. तो ब्रेकअप बेसिस हो या लिक्विडेशन बेसिस हो, एक ही बात होती है. तो सबसे पहले तो उसने डिस्क्लोज़ करना है.
ये मैंडेटरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले उसने डिस्क्लोजर ये देना है कि कंपनी ने, जो मैनेजमेंट है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न की बेसिस पर नहीं बनाई, इस बेसिस पर बनाई है, ब्रेकअप या लिक्विडेशन बेसिस पर बनाई है। तो सबसे पहला पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो डिस्क्लोजर का है कि ऑडिटर ने ये चेक करना है कि क्या अगर तो ठीक है उन्होंने गोइंग कंसर्न पे नहीं बनाई, बट फिर क्या उन्होंने वो डिस्क्लोज भी की है या नहीं की। अब ऑब्वियसली जब ब्रेकअप बेसिस या लिक्विडेशन बेसिस है तो वो कंपनी को या कंपनी के एसेट्स को वो सेल कर रहे होंगे, मैनेजमेंट सेल कर रही होगी, तो हर आइटम की या हर एसेट की सेल्स वैल्यू मेंशन करना बहुत लाजमी है। आपने उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड नहीं करना, आपने उसकी सेल्स वैल्यू देखनी है कि अब जो हमारे पास एक एसेट था जिसको हमने सेल करने लगे हैं, लेट्स सपोज वो कोई $12,000 का था, ठीक है, बट अब वो बिक कितने का रहा है, वो सेल कितने का हो रहा है, लेट्स से वो $10,000 का सेल हो रहा है, तो अब आपने उसकी जो सेल्स वैल्यू है $10,000 वाली वो मेंशन करना लाजमी है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री शुड बी रिटन डाउन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, ये तो हमें पहले भी पता है कि जो इन्वेंट्री है वो लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, उसकी सेल्स वैल्यू पे या एनआरवी पे, कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली या फिर आपको उस इन्वेंट्री से कम मिनिमम कितने पैसे मिल सकते हैं, तो आपने वो मिनिमम अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड करना है। तो इन्वेंट्री को आपने मिनिमम अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है और उसको रिटर्न डाउन भी करना है। नेक्स्ट इज़ एडिशनल लायबिलिटीज़, कि अगर कोई कंपनी के ऊपर एडिशनल लायबिलिटी आ जाती है, कोई किसी क्लाइंट ने क्लेम किया हुआ है या किसी एम्प्लॉय ने किया हुआ है या अदर देन ऑल दीज कोई भी एडिशनल लायबिलिटी है, तो वो मेंशन करना लाजमी है ताकि पता चले कि जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जब उसको वो अपने एसेट्स बेचेगी, तो सबसे पहले उसने कौन कौन सी लायबिलिटीज़ जो हैं वो क्लियर करनी है। सबसे पहले हमारे पास आती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, कि जब एक कंपनी गोइंग कंसर्न की बेसिस पर बना रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। किसके लिए? डायरेक्टर्स के लिए भी आएंगी एंड ऑडिटर्स के लिए भी आएंगी। तो सबसे पहले हम डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ टू असेस द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, के सबसे पहले तो आप ये देखें कि कंपनी एबल है, हम नहीं, डायरेक्टर देखेगा, डायरेक्टर ये असेस करेगा कि क्या कंपनी की एबिलिटी है कि वो गोइंग कंसर्न के लिए कंटिन्यू कर सके, ठीक है। फिर डायरेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कि जो गोइंग कंसर्न का पीरियड है, क्या वो 12 मंथ्स लिया है या नहीं लिया, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने गोइंग कंसर्न का पीरियड जो है, यानी कि जो उसने फोरकास्टिंग करनी है, जो प्रेडिक्शन करनी है, वो 12 मंथ्स के लिए हो। नेक्स्ट इज़ डिस्क्लोज, जिस भी बेसिस पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसने डिस्क्लोज करने हैं। नेक्स्ट इज़ कि उसने प्रॉफिटेबिलिटी असेस करनी है कि कंपनी की नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है। नंबर 2 इज़ डेट रीपेमेंट, कि जो कंपनी ने उधार लिया हुआ है उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो उनको रीपे करे, जितनी उसके पास अगले साल की लायबिलिटी बन रही है उनको रीपे करने की, चाहे वो इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल अमाउंट हो, तो क्या वो उसको रीपे कर पाएगी कंपनी। नेक्स्ट इज़ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, कि कंपनी अब ऑब्वियसली कुछ भी काम करेगी कंपनी, उसके लिए उसको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो वो फाइनेंस उसका कहाँ से आएगा, क्या जो पिछले सोर्सेज वो इस्तेमाल कर रही थी अभी भी वो कंटिन्यू हैं, वो अभी भी उसको फाइनेंस देने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, अगर नहीं हैं तो उसके पास ऑल्टरनेट वे क्या है। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑडिटर, कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न। तो ऑडिटर की सबसे पहली फॉरमोस्ट जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर करना है रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, कि उसने ये एविडेंस देखना है कि क्या गोइंग कंसर्न क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सच में गोइंग कंसर्न की बेसिस पर ही बनी है या नहीं।
नेक्स्ट इज़ मटेरियल अनसर्टेनिटी, कि क्या उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, क्या वो अनसर्टेनिटी मटेरियल है या इममटेरियल है। तो और लास्ट पॉइंट इज़ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 570, ठीक है, ISA 570। तो ISA 570 जो है वो गोइंग कंसर्न को डील करता है। तो ऑडिटर ने देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, इज़ इट अकॉर्डिंग टू ISA 570 और not. So these are the basic responsibilities of directors and auditors regarding going concern. अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ इंडिकेटर्स आते हैं। इंडिकेटर्स किस तरह से हैं कि वो इंडिकेट करते हैं कि क्या कंपनी को फ्यूचर में गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मेंशन हुए हैं। नंबर 1 इज़ करंट लायबिलिटीज़। तो पहला इंडिकेटर हमारे पास ये होता है कि अगर कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, बढ़ रही हैं एज़ कम्पेयर टू करंट एसेट्स। अगर करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही होंगी तो ऑब्वियसली जो कंपनी की करंट रेशो है वो ख़राब हो जाएगी। कंपनी के पास इतने करंट एसेट्स नहीं रहेंगे कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे कर सके, तो जिसकी वजह से कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, और कंपनी की जो करंट रेशो है वो भी ख़राब हो सकती है। तो ये एक इंडिकेटर है कि कंपनी जो है उसके अंदर गोइंग कंसर्न इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बोरोइंग फैसिलिटी एंड डेट रीपेमेंट। सबसे पहले बोरोइंग फैसिलिटी, कि कंपनी को जो पहले लोग या जो इंस्टीट्यूशंस या जो भी हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, वो जो कंपनी को पैसे पहले उधार दे रहे थे, कंपनी जहाँ से बोरो कर रही थी, अब वो विलिंग नहीं है। तो जो बोरोइंग फैसिलिटी है वो कंपनी की ख़राब हो जाएगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर कि कंपनी की गोइंग कंसर्न का जो स्टेटस है वो ख़राब होने लगा है। नेक्स्ट इज़ डेट रीपेमेंट। ये फिर वही इशू आ जाएगा। अच्छा, पहले बोरिंग फैसिलिटी में आपने कहीं से उधार लेना है। अब डेट रीपेमेंट में बात आती है कि जो आपने ऑलरेडी उधार लिया हुआ है, कंपनी ने जो ऑलरेडी उधार लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है, अब वो उसको रीपे कैसे करेगा। उसको रीपे करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आइदर उसका इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल अमाउंट है, वो नहीं रीपे कर पा रहा, ठीक है। तो इससे तो क्या होगा कि वो कंपनी की रेपुटेशन, सबसे पहले तो रेपुटेशन ख़राब होगी, उसका जो ट्रस्ट है कंपनी का वो ख़राब हो जाएगा, और भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट इज सेल ऑफ NCA। NCA स्टैंड्स फॉर नॉन करंट एसेट्स, कि कंपनी के पास कैश की इतनी प्रॉब्लम आ गई है, पैसों की इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि उसने अपने नॉन करंट एसेट्स को सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स, कंपनी के अगर बैक टू बैक नॉन करंट एसेट्स सेल हो रहे हैं तो ये भी एक इंडिकेटर है कि कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न इश्यूज फेस करने वाली है। नेक्स्ट इज नेगेटिव कैश फ्लो। नेगेटिव कैश फ्लो में भी हमारे पास एक चीज़ कि आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, कि कंपनी से पैसे जा ज़्यादा रहे हैं, वो पेमेंट्स ज़्यादा कर रही है, और इनफ्लो यानी कि उसकी सेल और जो उसका प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। तो बेसिकली इनफ्लो जब कैश का कम हो जाए, आउटफ्लो ज़्यादा हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव कैश फ्लो, और वो भी इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट इज़ फेलियर टू पे स्टाफ एंड मेजर टेक्नोलॉजी चेंजेस, कि अब आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेजेस या सैलरीज़ नहीं दे पा रहे, उनको पे नहीं कर पा रहे। तो ऑब्वियसली जो हमारे एम्प्लॉयज़ या जो हमारा स्टाफ होता है, जब तक हम उनको पैसे देते हैं वो हमारे पास रहते हैं। जिस दिन हमने उनको पैसे देना बंद कर दिया वो छोड़ के चले जाएंगे हमें। तो जो आपके उसमें की एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनके बगैर आपकी कंपनी का चलना या सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो वो ही जब छोड़ के जाते रहेंगे, और ऑब्वियस रीज़न है जब आप उनको पे नहीं करेंगे तो वो जाएंगे छोड़ के, तो ये भी एक इंडिकेटर बन जाता है आपके लिए गोइंग कंसर्न इशू का। नेक्स्ट इज़ मेजर टेक्नोलॉजी चेंजेस, कि अगर कोई मेजर टेक्नोलॉजी चेंज आ गया है पूरी इंडस्ट्री में, आपके जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी चेंज आ गया, और ऑब्वियसली जब कोई टेक्नोलॉजी चेंज आता है, जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो महंगी भी होती है, और आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी को वो बिल्कुल वेस्ट कर देती है, और न्यू टेक्नोलॉजी के लिए फिर आपकी एम्प्लॉयज़ को और पूरे स्टाफ को उसकी ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। तो एक हैवी अमाउंट आपको चाहिए होता है एक न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आने में या फिर अपनी ओल्ड टेक्नोलॉजी को अपडेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लीगल क्लेम्स, किसी ने कोई लीगल क्लेम किया हुआ है, किसी भी किस्म का हो सकता है, वो आपके एम्प्लॉय भी कर सकता है, कोई कस्टमर कर सकता है,
कोई भी आपके स्टेक होल्डर्स की तरफ से आपका कोई लीगल क्लेम है आपके ऊपर, ठीक है, और वो एक बिग अमाउंट है और वो पॉसिबल है कि आपको वो पे करना पड़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ और अगर वो क्लेम जीत गए तो आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा और मे बी कोई कोर्ट की तरफ से आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं। नेक्स्ट इज़ चेंज इन लॉ ही चेंज हो गया है कंट्री का। जिस कंट्री में आप अपना बिज़नेस रन कर रहे थे उसका लॉ चेंज हो गया फ़ौरन से। अगर उसका लॉ चेंज हो गया तो मे बी जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सर्विस बना रहे हैं, हो सकता है कि वो बैन हो गई हो या उसकी डिमांड कम हो गई हो, तो ये भी एक इंडिकेटर होता है। या इसी तरह रेगुलेशंस में, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह में कोई भी चेंजेस अगर आती हैं तो वो इंडिकेटर हो सकता है आपके गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम में, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक एंड मेजर इंडिकेटर्स फॉर गोइंग कंसर्न। तो जब आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो एक आपको एक सिनेरियो या एक जो केस देते हैं तो उसके अंदर वो इनमें से कुछ कुछ इंडिकेटर्स डाल देते हैं, ठीक है। एंड उसमें फिर ये होता है कि आपको वो आइडेंटिफाई करके आपको बताना होता है कि इसमें इस कंपनी में गोइंग कंसर्न इश्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो कौन से आ रहे हैं, आपको कैसे पता चला है कि वो आ रहे हैं। तो आप इस तरह बताएंगे कि उसकी करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से वो इंडिकेट कर रहे हैं हमें कि हो सकता है कि फ्यूचर में गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम हो जाए, या उसके जो बैक टू बैक नॉन करंट एसेट्स हैं वो सेल हो रहे हैं, कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है। इस तरह से आप रीजंस बता सकते हैं।